हे गाइस, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेक्टर क्लास 11th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 12 के बारे में, जो कि है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, या आई बटन को क्लिक करके पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि उसी में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट दिखेगा, जिसमें मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर कितने तरह का होता है। उसमें से एक टाइप है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट, जिसको डेडिकेटेडली हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो पहले आप लोग 11th लेक्चर्स को देख के आइए। प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में पूरे के पूरे वेक्टर का। अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम इस वीडियो में आए हैं तो पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 11 तक पहले देखिए, के बाद ही इसमें आइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है आपके पास और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटी हो, तो वैसा दो मल्टीप्लिकेशन को हम लोग डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए पहला वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, इस दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नंबर आएगा के। अगर कुछ वैल्यू आता है के, जो कि यहाँ पे साइन टर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा साइड में लिखता हूँ। के क्या आ रहा है? के आ रहा है। अब ये के जो है ये एक नंबर है, मान लीजिए कोई एक नंबर है और एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। और अगर कोई इसका डायरेक्शन नहीं है तो यहाँ इसका मतलब इस दोनों वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं तो एक स्केलर नंबर आया है, स्केलर प्रोडक्ट आया है। तो अगर स्केलर प्रोडक्ट आए तो वैसा मल्टीप्लिकेशन, ऐसा दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन जिसमें कि स्केलर आ जाए, उसको हम लोग नाम क्या दिए हैं? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर का एक और नाम दे दिए हैं क्या? डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे एक डॉट लगा देते हैं। अब डॉट क्यों लगाते हैं? तो बस इसका नाम है डॉट, पर इसका नाम है डॉट, स्केलर प्रोडक्ट का नाम दिए हैं डॉट से, बस इतना ही है इसका रीज़न। डॉट प्रोडक्ट का नाम मतलब डॉट प्रोडक्ट ही क्यों बोलते हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्केलर को स्केलर क्यों बोलते हैं, बस इसका नाम है, वो नाम दिया गया है। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होता है? कुछ स्केलर नंबर आता है। अब होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, तो इस चीज़ का रीज़न हम लोगों को डिस्कस करना है कि ये होता क्यों है। पहले जो सिलेबस में नहीं है वो हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे, लेटर पार्ट में करेंगे, ताकि जो लोग सिर्फ सिलेबस के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग बस पहले वीडियो को कंप्लीट कर ले, और जिसको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, मतलब होता क्यों है ये जानना है, जो कि हम लोग को नहीं जानना है क्लास 11 में, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो का एंडिंग में। तो बने रहिए अगर हम लोग को जानना होगा पूरा तो। और ये अभी के लिए नोट कर लीजिए 11 के लिए कि ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप लोग को रटना है एक तरह से, और इससे एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं हम लोग, क्या कि कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये भी एक फार्मूला हम लोग का निकल के सामने आ रहा है इसी चीज़ से, इस चीज़ से हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, इतना चीज़ आप लोग सबसे पहले नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट के उस फॉर्म का जो कि ऑर्थोगोनल में हम लोग पढ़े थे, आई जे के बारे में, आई जे के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ उसको। ओके, अब हम लोग को ये पता चल गया कि ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा होता तो है, पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का बात करेंगे, जो कि क्या था? एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते थे? ऐसा कोई यूनिट वेक्टर जो कि एक्स डायरेक्शन की ओर हो उसको हम लोग बोलते थे आई कैप। वाई वेक्टर के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता था उसको हम लोग बोलते थे जे कैप, और जेड डायरेक्शन की ओर जो यूनिट वेक्टर होता था उसको बोलते थे हम लोग के कैप। इसी का नेगेटिव लेते थे ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आई कैप, तो नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस, ऊपर में जे कैप तो नीचे माइनस जे कैप, आपके तरफ के कैप तो आपके ऑपोजिट में बोर्ड के तरफ माइनस के कैप। ये सब चीज़ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पर अगर हम लोग इसको इस तरह से, मतलब कोई दो यूनिट वेक्टर्स का हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या क्या रिजल्ट्स आएगा, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मतलब हम लोग क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। तो जैसे कि सबसे पहला है, मान लीजिए हम लोग करेंगे आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा? जे को के साथ डॉट प्रोडक्ट तो क्या आएगा? इस तरह से हम लोग सारा चीज़ का निकालेंगे, कितना पॉसिबिलिटी बनेगा वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग आई डॉट जे का ही निकालते हैं। ठीक है, तो आई डॉट जे, ये एक वेक्टर है आई और वेक्टर वी है ये जे। आई कैप इंटू जे कैप अगर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई होगा, देन मैग्नीट्यूड ऑफ जे होगा, और देन कॉस थीटा।
अब यहाँ पे थीटा क्या होगा ये आप लोगों को सोचना है। तो आई देखिए एक्स डायरेक्शन में है, जे देखिए वाई डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना पता चल रहा है आप लोगों को, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आई डॉट जे इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे और कॉस 90 डिग्री, है कि नहीं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि cos 90 क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो आई डॉट जे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। जे कैप भी एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 होगा। और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो आई डॉट जे यहाँ से कितना आ गया, 0 आ गया। इससे हम लोग एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है, का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, हमेशा 0 होता है। इससे हम लोग ये चीज़ कंक्लूड कर लिए, क्योंकि हम लोग हैं इंसान, हम लोग बहुत बारीकी से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पे हम लोग इस पैटर्न को पकड़ लिए और बार बार एक ही काम नहीं करेंगे, बार बार ऐसे सॉल्व उतना नहीं करेंगे। हम लोग को दो वेक्टर दिखेगा, उसका डॉट प्रोडक्ट दिखेगा और दो वेक्टर के बीच में एंगल दिखेगा जो कि 90 डिग्री होगा, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कितना होगा वैल्यू उसका, आपका 0 होगा। अगर मान लीजिए हम लोग कहें कि ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है और दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे 0। ठीक है, अभी और भी इसका काम आएगा, कैसे वो देख लेते हैं। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। एक वैल्यू हम लोग के पास आया, क्या आया उसको हम लोग साइड में नोट डाउन कर लेते हैं कि आई डॉट जे जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया। एक चीज़ हम लोग को यहाँ से मिला, और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो आई डॉट जे हम लोगों ने निकाल लिया, अभी हम लोग निकालेंगे जे डॉट के। तो फिर से हम लोग इतना सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम लोग खाली देख के सॉल्व करेंगे जे डॉट के। तो जे डॉट के, क्या ये दोनों वेक्टर्स जो दोनों यूनिट वेक्टर्स है, ये क्या दोनों यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर है? बिल्कुल है। जे है वाई एक्सिस की तरफ, के है जेड एक्सिस की तरफ, तो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एंगल 90 डिग्री होगा। अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 इंटू 0, फिर से इसमें क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जे डॉट के भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उसी तरह से के डॉट आई कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसका उल्टा किया जाए, मतलब आई डॉट के निकाला जाए तब भी 0, के डॉट जे निकाला जाए तब भी 0। और कुछ हो रहा है क्या, आई डॉट जे हो गया, जे डॉट आई अगर किया जाए, जे डॉट आई तब भी क्या आएगा, 0 आएगा। आई डॉट जे 0, आई 0, जे डॉट के 0, के डॉट जे 0, के डॉट जे हो गया, के डॉट आई 0, आई डॉट के 0, सब कुछ हो गया। बस इतना ही पॉसिबिलिटी बनेगा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का, जो कि सब क्या आएगा, 0 आएगा। तो याद क्या रखना है हम लोग को कि परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। ठीक, परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर का कोई भी वेक्टर हो, अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखवाया था। ठीक है, दैट्स इट। तो इतना हम लोग के पास मिल गया। अभी आगे देखते हैं कि अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं होता है, कुछ और होता है, जैसे कि हम तो नोट डाउन करते चलिएगा साथ में। अगर मैं साथ में लूँगा आई डॉट आई, क्या होगा, आई डॉट आई कितना होगा, कोई आपसे पूछा तो आप लोग क्या कीजिएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू आई कैप का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। अभी यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो आई अपने आप के साथ ही कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। मतलब आई डॉट आई कितना आ जाएगा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, इस आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और इंटू कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आई डॉट आई कितना आ जाएगा, आई डॉट आई 1 आ जाएगा। ये हम लोग को रिजल्ट मिला। इससे हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सेम डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। दो वेक्टर्स, अब यूनिट वेक्टर भी नहीं, कोई भी दो वेक्टर अगर होगा तो उसमें से कुछ रिजल्ट तो आएगा ही, वो 1 नहीं आएगा पर कुछ और आएगा। मतलब तो कोई दो यूनिट वेक्टर ही लिख लेते हैं, ज़्यादा सेफ रहेगा हम लोग पास। 2 यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट, 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, हमेशा 1 आएगा। ठीक है, तो आई डॉट आई अगर 1 है तो जे
क्या होगा 1 होगा, के डॉट के क्या होगा 1 होगा। तो वो रिजल्ट्स भी हम लोग साइड में लिख लेते हैं, मतलब जे डॉट जे भी क्या होगा 1 होगा और के डॉट के भी क्या होगा 1 होगा। दैट्स इट। इतना रिजल्ट हम लोग को पता चल गया। ये सब हम लोग को काम आएगा आगे जाके मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करने में, कैसे आएगा वो हम लोग देखेंगे। बस हम लोग को रिजल्ट्स याद रखना है, क्या क्या याद रखना है वो देख लेते हैं एक बार फिर से रिकैपिचुलेशन 2 सेकंड के अंदर। आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा पॉज करके, ठीक है। तो हम लोग को क्या क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये रिजल्ट हम लोग को मिला, आई डॉट आई इक्वल्स टू 1, जे डॉट जे इक्वल्स टू 1, के डॉट के इक्वल्स टू 1, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0, आई डॉट जे इक्वल्स टू 0, जे डॉट आई इक्वल्स टू 0, जे डॉट के इक्वल्स टू 0, के डॉट जे इक्वल्स टू 0, मतलब उल्टा वाला भी 0, के डॉट आई इक्वल्स टू 0, आई डॉट के। बढ़ते हैं आगे, कैसे क्वेश्चन आता है इसका, उस पर आते हैं। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ भी दिया हुआ है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। बी दिया हुआ है कुछ और ले लीजिए, 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस k कैप। अब इसका a डॉट बी निकालना है, a डॉट बी निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे इसी तरह से, जैसे a है, a क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप डॉट बी क्या है 3i कैप प्लस 10j कैप प्लस k कैप। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2i कैप इंटू 3i कैप, तो 2 इंटू 3 और i डॉट आई ये आ रहा है। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा i का, i डॉट आई क्या होता है वो हम लोग को ऑलरेडी पता है, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 6। उसके बाद ये इसके साथ प्लस मतलब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस लिखते हैं 2 10 जा 20 और बच रहा है क्या i डॉट जे। उसी तरह से 2 1 जा 2 और i डॉट के प्लस, अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये पहला स्टेप ही चल रहा है, फर्स्ट स्टेप। अभी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तीनों को, 3 3 जा 9 और क्या होगा j डॉट आई कैप, फिर 3 10 जा 30, साथ में क्या j डॉट जे प्लस 3 इंटू 1 मतलब 3 जे डॉट के साथ में 5 के साथ करते हैं अभी, तो 5 3 जा 15, साथ में क्या के डॉट आई, 5 10 जा 50, नहीं आप लोग को इतना नहीं करना है, मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा। 5 10 जा 50 के डॉट जे और फिर 5 1 जा 5। देखिए समझना ज़रूरी है पहले लॉन्ग कट में, उसके बाद ही हम लोगों को शॉर्टकट में जाना चाहिए कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। इतना चीज़ आ गया हम लोग के पास। अभी देखिए आई डॉट आई क्या होता है, आई डॉट आई आप लोग कॉपी देखिए पीछे पलटी जो आप लोग नोट किए हैं, आई डॉट आई क्या था, तो आई डॉट आई था 1, मतलब सेम वाला अगर डॉट प्रोडक्ट रहे तो 1, परपेंडिकुलर वाला अगर दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट रहे तो वो 0। तो आई डॉट आई 1, तो यहाँ पे इसको हटा के हम लोग क्या लिख देंगे 1, है कि नहीं। आई डॉट जे दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों का बीच में डॉट प्रोडक्ट है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा 0, मतलब ये पूरा इंटू 0 हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। आई डॉट के परपेंडिकुलर है, ये हट जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। बता दे चलिए जे डॉट आई, ये जे और आई आपस में परपेंडिकुलर है डॉट प्रोडक्ट है तो 0। जे डॉट जे ये 0 नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हटा के इसको 1 लिख देते हैं। समझ में आ रहा है क्या। जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के ये 1। तो बच क्या रहा है हम लोग के पास, हम लोग के पास बच रहा है एक 6 1 जा 6, मतलब 6 बच रहा है, 30 1 जा 30 और 5 1 जा 5, मतलब क्या बच रहा है 6, क्या बच रहा है 6 प्लस 30 प्लस 5, यही बच रहा है। 30 प्लस 6 36, 36 प्लस 5 41, तो 41 हम लोगों का आंसर आ रहा है। इस दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालने के बाद हम लोग के पास आंसर क्या कितना आ गया 41। ठीक समझ में आ गया होगा। अभी शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट में क्या करेंगे हम लोग बस सेम वाला को मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी छोड़ देंगे। मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, आई कैप को सोचेंगे ही नहीं कुछ, 2 3 जा 6 लिख देंगे डायरेक्टली, जो कि लिख दिए यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6। उसके बाद इसको इसके साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस खाली 3 इंटू 10 कर देंगे, तो 30 आ गया, देखिए 30
ठीक है। उसके बाद 5 × 1, 5 × 1 तो कितना आ जाएगा 5, बस खत्म, इतना प्लस कर देंगे, ये बन गया हम लोग का शॉर्टकट, इतना चीज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर कोई प्रूव करने बोले कि ऐसे ही, तो अभी इस क्वेश्चन के लिए ना, क्या हर एक के लिए वैलिड होगा, ये क्या जनरलाइज चीज़ है जो मैं शॉर्टकट बताया अभी कि 2 3 जा 6 कर देना है, 3 10 जा 30 कर देना है, 5 जा 5 कर देना है, बाकी कुछ करना ही नहीं है, तो क्या ये वैलिड है हर एक क्वेश्चन के लिए? तो हम लोग जनरलाइज्ड एक वे लेते हैं, उसको डिराइव करते हैं क्या ये सही होगा या नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं इसको, पहले सब नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, काम का चीज़ है। उससे पहले एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन कर ले क्या, जो जल्दी से कर लेंगे ताकि आप लोग को फ्रस्ट्रेशन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। हाँ, एक शॉर्टकट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब शॉर्टकट के तरीके से कर लेते हैं कि मान लीजिए ए दिया हुआ है आपका 5i कैप प्लस कितना 11j कैप माइनस k कैप, बी दिया हुआ है मान लीजिए 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। ए डॉट बी निकालना है, दिख नहीं रहा है क्या? तो ए डॉट बी निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। कैसे करेंगे? तो आई से आई को मल्टीप्लाई करते चलिए, 5 2 जा 10, साथ में और कुछ लिखेंगे क्या? आई वाई कुछ नहीं लिखेंगे, झमेला खत्म, प्लस 11, यहाँ पे जे के साथ कोफिशिएंट क्या है 1, 11 1 जा 11, तो यहाँ पे 11 लिख दिए। फिर माइनस प्लस माइनस है तो माइनस कर दीजिए, माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, और 1 यहाँ पे है, इसका यहाँ पे भी 1 है तो 1 लिख दीजिए। 10 + 11 कितना हो जाएगा? 21, 21 - 1, 21 - 1 कितना होगा? 20, 20 इज आवर आंसर, खत्म, दैट्स इट, इतना ही करना है। पढ़ते हैं हम लोग इसका जनरलाइज्ड फॉर्म में, कैसे करेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म में मान लीजिए हम लोग को ए और बी का जो वैल्यूज़ लेना है वो कुछ जनरलाइज्ड फॉर्म में लेना है, जैसे कि ए को हम लोग ले रहे हैं, दिख रहा है क्या? ए को ले रहे हैं AXi कैप, मतलब ए का ही कोई एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट जो कि आई की तरफ है, ऑब्वियसली एक्स लिखा हुआ है तो आई कैप होगा, प्लस AY_J कैप प्लस AZ_K कैप, और बी ले लेते हैं क्या? बी वेक्टर लेते हैं BXi कैप प्लस BY_J कैप प्लस BZ_K कैप। अभी हम लोग निकालेंगे ए डॉट बी, ठीक, काफ़ी भारी काम है फिर भी हम लोग करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे AXi कैप प्लस AY_J कैप प्लस AZ_K कैप इंटू BXi कैप BY_J कैप प्लस BZ_K कैप। इस चीज़ को आप लोग 2x स्पीड में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस चीज़ को आप लोग नॉर्मल स्पीड में देखिए, 2x स्पीड नहीं 1.5x स्पीड में देख लीजिए, ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो AXi कैप इंटू BXi कैप, तो हम लोग करेंगे AX BX I डॉट आई कैप, तो यहाँ पे लिख देंगे I डॉट आई, पहला स्टेप कर रहे हैं हम लोग। AX BX हो गया, अभी AX इंटू BY, तो प्लस AX BY I डॉट J, तो लिख देंगे I डॉट J प्लस AX BZ क्या है? I डॉट K, ठीक, प्लस AX वाला काम कंप्लीट हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस AY का साथ करते हैं मल्टीप्लाई, AY इंटू BX, तो लिख देंगे AY BX J डॉट I प्लस AY BY J डॉट J प्लस AY BZ J डॉट K प्लस, अभी AZ के साथ करते हैं AZ BX K डॉट I प्लस AZ BY K डॉट J प्लस AZ BZ K डॉट K। अभी देखिए कौन कौन सा ज़ीरो होगा। I डॉट I क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ये 1 हो जाएगा, ये पहला स्टेप है, दिख रहा है ना, एक ही स्टेप है, ये पूरा एक ही स्टेप है, यहाँ से लेके पूरा 3 लाइन जो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये हो जाएगा 1, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 0, इसको हटाइए पूरा यहाँ से, ये I डॉट K 0 हो जाएगा, हटाइए यहाँ से, J डॉट I परपेंडिकुलर हटाइए यहाँ से, AY BY J डॉट J है यहाँ पे, तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 लिखेंगे, तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, यही रह जाएगा, ये 0 हो जाएगा, इसको भी हटाइए यहाँ से, K डॉट I परपेंडिकुलर है, 0 हो जाएगा, K डॉट J 0 हो जाएगा, K डॉट K 1 हो जाएगा, मतलब ये हट जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, AZ BZ मतलब बच जाएगा। क्या क्या बच रहा है? तो A डॉट B
ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास, कितना बच जा रहा है, ए एक्स बी एक्स लिख दीजिए। पहला पहला होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। यह आएगा हम लोग का जनरलाइज्ड फॉर्म। तो जनरलाइज्ड फॉर्म से यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर ए डॉट बी है तो खाली ए एक्स को बी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस ए वाई को बी वाई के साथ और ए जेड को बी जेड के साथ। ये प्रूफ हो चुका। अब हम लोग सेफ हैं कोई भी क्वेश्चन को इस तरीक़ा से करने के लिए। तो आप लोगों को होप समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। और ये जानना इंपॉर्टेंट था क्योंकि यही डेरिवेशन है एक्चुअली इस चीज़ का कि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई आई से आई कर देते हैं, जैसे जे कर देते हैं, कैसे कई कर देते हैं, पर क्यों करते हैं उसका ये डेरिवेशन था। ठीक है, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ये होता है इसका फॉर्म ए डॉट बी का, अगर ए और बी दिया हुआ है तो। चलिए एक तरह का क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, एंगल निकालने वाला। एंगल निकालने वाला क्वेश्चन एक बार हम लोग चेक करते हैं कैसे होता है। तो मान लीजिए दो वेक्टर दिया हुआ है, अब दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल निकालने के लिए कहेगा कुछ इस तरह से। अभी इस तरह का क्वेश्चन है कि ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप और बी दिया हुआ है टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, कुछ भी दे सकता है यहाँ पे, ए और बी दो दे देगा और बोलेगा इस दोनों वेक्टर के बीच में एंगल निकालिए, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हम लोग के पास तो खाली एक ही फॉर्मूला है, क्या है वो, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे एंगल का दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है, ये थीटा दिख रहा है। थीटा क्या है, किसके किसके बीच का एंगल है, इसके और इसके बीच का एंगल, मतलब इसके और इसके बीच का एंगल, मतलब ये निकालेंगे थीटा निकालेंगे तो हम लोग का काम बन जाएगा। थीटा कैसे निकालेंगे, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लिख देंगे, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ये दोनों, मतलब ए वेक्टर डिवाइडेड डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और ये बन गया हम लोग का एक और फॉर्मूला जो कि इसी से आ चुका है। ये है एंगल निकालने का, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो अभी एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग सबसे पहले ए डॉट बी निकालना पड़ेगा। तो ए डॉट बी हम लोग को निकालने आता है, आई से आई मल्टीप्लाई, जे से जे मल्टीप्लाई, के से के मल्टीप्लाई, ठीक सॉर्टेड। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालते थे, तो ए का मैग्नीट्यूड निकालते थे किस तरह से, हम लोग इस तरह से रूट अंडर करके और जो आई जे के का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जैसे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे भी 1 है तो 1 का प्लस रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2। इस तरह से कुछ करते थे, याद आ रहा है, याद आ रहा है, हम लोग ऑर्थोगोनल वेक्टर में ये चीज़ देखे थे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाना, इसको आंसर निकालते हैं, मज़ा आएगा। तो ये इस फॉर्मूला को आप लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। हो चुका, मिटाऊँ मैं इसको, ओके। तो मैंने फॉर्मूला को साइड में लिख दिया यहाँ पे। अभी सबसे पहले निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी निकालने के लिए क्या करेंगे, आई से आई का कोफिशिएंट, ए का आई का कोफिशिएंट और इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 1 2 ज़ा 2 प्लस जे से जे का 1 इंटू 2 तो 2 प्लस प्लस रूट 2 इंटू 1, रूट 2 इसके का रूट 2 यहाँ पे 1 है तो रूट 2 आ जाएगा, मतलब कितना आ रहा है 3 प्लस रूट 2, ये आ जा रहा है ए डॉट बी। ठीक, अभी हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर ए का यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे भी 1 है तो 1 स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे रूट 2 है तो रूट 2 का स्क्वायर होगा। कितना आएगा बताइए, 1 प्लस 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, तो रूट 4 आ जाएगा। और रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, रूट 4 का वैल्यू होता है 2, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आ गया, 2 आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए आ गया 2। अभी मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालते चलिए। मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालने के लिए क्या करेंगे, वही सेम रूट अंडर 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस फिर से 2 का स्क्वायर मतलब फिर से 4 प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, मतलब रूट अंडर क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकल गया, कितना आ गया 2 और 3। अभी लगाते हैं फॉर्मूला, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, कितना है ए डॉट बी 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 3, तो ये आ गया कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 6।
दैट्स आवर आंसर, दैट दिस इज आवर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसे भी छोड़ना चाहते हैं तो हम लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3 + √2 6/6, ये आंसर। कुछ भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मेट में भी, इस फॉर्मेट में, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और तरह क्वेश्चन जो कि हम लोग का एग्जाम, स्कूल एग्जाम में आता है, वो देख लेते हैं। उसमें क्या करता है ना कि कोई एक वेक्टर दे देगा और उसका एंगल निकालने बोलेगा किसी भी एक के साथ, या तो एक्स एक्सिस के साथ, या तो वाई एक्सिस के साथ, या तो जेड एक्सिस के साथ। तो हम लोग किसी भी एक्सिस के साथ देख लेते हैं, चलिए। तो ये है क्वेश्चन कि फाइंड द एंगल मेड बाय ये वेक्टर विथ वाई एक्सिस। ये जो वेक्टर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये पूछ रहा है। तो वाई एक्सिस का सबसे पहले हम लोग को जो वेक्टर, इसको मान लेंगे हम लोग वेक्टर बी। तो वेक्टर बी हम लोग का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो वेक्टर बी लिखेंगे। तो वेक्टर बी जो है ना, वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्सिस का यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कुछ भी लिखना पड़ेगा, जिसमें आई और के नहीं होना चाहिए। वाई एक्सिस में अगर मान लीजिए वाई एक्सिस में कुछ है यहाँ पे इस तरफ, इस डायरेक्शन में, सिर्फ इसी डायरेक्शन में है, तो आई और के का टर्म उसमें नहीं आएगा, सिर्फ जे का ही टर्म आएगा। तो जे का टर्म वाला कुछ भी लिख सकते हैं, जे कैप लिख दीजिए, 2 जे कैप लिख दीजिए, 3 जे कैप लिख दीजिए, 4 जे कैप लिख दीजिए, 100 जे कैप लिख दीजिए। कुछ भी जे कैप लिख देना है आपको अपने मन से, ठीक है। अपने मन से कोई भी एक नंबर ले लेना है, लेट कर लेना है। हम लोग किसको मान लें बताइए। हम लोग को मान लेते हैं कुछ बड़ा, 100 जे कैप, इसको मान लेते हैं कि बी कैप क्या है, 100 जे कैप है। और अभी ए डॉट बी, सॉरी, बी कैप निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 100 जे कैप निकल गया। अभी एंगल निकालना है, कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी कितना आएगा, तो आई के साथ आई को करना है, आई का है ही नहीं, जीरो है तो जीरो हट गया वो। जे के साथ जे का करना है, मतलब 300, 3 × 100 300। के साथ के का करना है ही नहीं, तो ऊपर क्या बच रहा है, बस 300 बच रहा है ऊपर में। नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब 4 + 9 + 1 कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। और एक और में क्या आएगा, इसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर, मतलब पहले आई का जो कोफिशिएंट है जीरो का स्क्वायर, फिर 100 का स्क्वायर, और फिर से जीरो का स्क्वायर, मतलब बस 100 का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक। अभी सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 300, नीचे 9 + 1 10, 10 + 4 14, √14, √14 और 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिर्फ 100। 0 0 कैंसिल, बचा क्या, 3/√14, ठीक। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, कॉस इनवर्स 3/√14, ये एंगल आ रहा है। यहाँ पे अगर 100 जे के अलावा कुछ और जे भी लेते तो आंसर एंगल सेम आता, आप लोग करके देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग 10 जे ले लीजिए, 200 ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, यहाँ पे यही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। यही लास्ट तरह का क्वेश्चन है जो कि बोर्ड लेवल का है। हम लोग अभी देख लेते हैं कि ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा क्यों होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग का अगले पड़ाव में। यहाँ तक था हम लोग को जो पढ़ना था अभी तक। अभी हम लोग देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। तो अभी तक हम लोग देखे ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। बट वाई, क्यों ऐसा होता है, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक कहानी सुनेंगे और उस कहानी की मदद से इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए एक रास्ता है इस तरह से कुछ, और यहाँ पे एक कुछ ट्रॉली रखा हुआ है, और इस ट्रॉली के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ है जिसका नाम है मोनू, ठीक है। और यहाँ से इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है एक और लड़का जो कि इसको खींच रहा है इस तरफ, इसका नाम है सोनू। मोनू और सोनू दो लड़का है। मोनू बैठा हुआ है इस ट्रॉली के ऊपर, बस बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, और सोनू इसको इस तरफ फोर्स लगा के खींच रहा है, और ताकि ये चले, ये आगे बढ़े, ठीक। अब इस फोर्स के कारण ये जो ट्रॉली है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट चला, यहाँ तक चला गया, ट्रॉली यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अभी ये है मोनू और ये है सोनू, और दोनों ने क्या किया है, दोनों ने 9 में अच्छे से पढ़ा है, और दोनों क्या कह रहा है, इसलिए 9 में हम लोग पढ़े थे, क्या 9 में हम लोग पढ़े थे कि अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन तो हुआ है, फोर्स है,
डिस्प्लेसमेंट भी है, तो वर्क डन हुआ है। अभी यहाँ पे वर्क डन कौन किया, सोनू किया या मोनू किया या दोनों किया? तो सब भाई हम किए हैं, हम खींचे हैं तो काम हम ही किए हैं। मोनू बोल रहा है अरे नहीं, फोर्स तो हम भी लगाए हैं। सोनू बोल रहा है अरे कैसे, तुम कैसे फोर्स लगाया भाई, हम इतना मुश्किल से खींचे हैं। तो बोला हम फोर्स नहीं लगा रहे, हम यहाँ पे mg नहीं दे रहे, mg फोर्स नहीं है क्या? अरे हम बैठे हुए थे तो डाउनवर्ड में एक फोर्स लग रहा था कि नहीं? कितना लग रहा था? मेरा वेट लग रहा था, mg लग रहा था। और mg भी एक तरह का फोर्स है कि नहीं, सोनू से पूछा। सोनू बोला हाँ बात तो सही है, mg भी एक तरह का वेट है, तो हम इसका मतलब हम भी फोर्स लगाए। मोनू कहा कि हम भी फोर्स लगाए। सोनू बोला हाँ सही बात है, और हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, गाड़ी आगे बढ़ा। बोला हाँ बात तो सही है यार, इसका मतलब मोनू और सोनू दोनों मिल के काम किया और आगे बढ़ा। पर ऐसा क्या सही बात है? आप लोग देखिए और बताइए, क्या मोनू और सोनू दोनों मिल के काम किया? बिल्कुल नहीं, बस सोनू काम किया है, मोनू कुछ नहीं किया, वो बैठा हुआ है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क डन किया है क्या? नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? 9 में तो हम लोग पढ़े थे कि फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन होगा। तो फोर्स ये सोनू लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये वर्क डन हुआ, ये भी वर्क डन किया। मोनू भी फोर्स लगाया, मोनू भी फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो ये भी तो वर्क डन किया। पर 9 में हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि जो फोर्स होगा वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्प्लेसमेंट जिधर है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी वो वर्क डन कहलाएगा, तभी एंगल 0 डिग्री होगा। वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग ये पढ़े थे, एफ एस कॉस थीटा, अगर याद हो तो। अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो थीटा क्या था यहाँ पे? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, हमारा जो मोनू है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, mg नीचे की ओर। एंगल कितना हो जा रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में? 90 डिग्री। तो वर्क डन बाई मोनू कितना होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है? 90 डिग्री। और कॉस थीटा, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है? 0। पर सोनू काम किया है, क्योंकि सोनू का फोर्स का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी ये है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 0, तो वर्क डन बाई सोनू आ जाएगा एफ एस कॉस 0, जो कि आएगा एफ एस, जो कि वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन होगा। समझ में आया इतना बात? पहले इतना कहानी समझ में आया कि नहीं आया? अभी इससे हम लोग खाली पता क्या चला, कंक्लूड क्या किए, ये चीज़ कि फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है तभी वो वैलिड फोर्स होगा। मतलब हम लोग को वही फोर्स कंसिडर करना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में हो, ठीक? जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। अब समझते हैं और डिटेल्स में। अभी मान लीजिए कोई ट्रॉली को खींचा जा रहा है पर फोर्स लग रहा है कुछ इस तरफ, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, ठीक है। तो फोर्स अगर इस तरफ लग रहा है, पर हम लोग को फोर्स जो लेना है वो किसके डायरेक्शन के अलोंग लेना है? किसके डायरेक्शन के अलोंग लेना है? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग। अब डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। मतलब हम लोग को फोर्स का वही वाला रेजोल्यूशन, वही वाला कंपोनेंट लेना है जो कि डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है। तो हम लोग इसको सबसे पहले रिजॉल्व करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप लोग पढ़े हैं। तो ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स जो कि है एफ कॉस थीटा, और ये है एफ वाई जो कि है एफ साइन थीटा। तो मतलब ये जो फोर्स है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, एक एफ कॉस थीटा में, एक एफ साइन थीटा में, और ये है डिस्प्लेसमेंट हम लोग का एस। तो वर्क डन जो होगा, मुझे बताइए वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इस फोर्स के वजह से होगा कि इस फोर्स के वजह से होगा? क्योंकि ये जो फोर्स है ना एफ साइन थीटा, वो इस डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री में है। तो इसके वजह से, इस फोर्स के वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है? 90 डिग्री। पर इस फोर्स के वजह से, मतलब एफ कॉस थीटा के वजह से वर्क डन कितना होगा? मैक्सिमम होगा। मतलब इसी फोर्स एफ कॉस थीटा के वजह से ही वर्क डन आ रहा है, क्योंकि ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और हम लोग कौन सा फोर्स को कंसिडर करेंगे? जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, है कि नहीं? तो हम लोग इस एफ को जो बांटे हैं दो हिस्सों में, वो एफ साइन थीटा को कैंसिल कर देंगे, हटा देंगे, खाली क्या लेंगे? एफ कॉस थीटा को। और वर्क डन इक्वल क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है यहाँ पे? ये वाला फोर्स है। कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे? ये वाला। मतलब हो जाएगा एफ कॉस थीटा और डिस्प्लेसमेंट मतलब साइन थीटा। अब जब भी ऐसा कंडीशन होगा जहाँ पे कुछ इंक्लाइनेशन में कुछ वेक्टर लग रहा होगा, हो सकता है फोर्स हो या फिर कोई और वेक्टर हो, ए हो,
और कुछ और वेक्टर हो जो कि इस डायरेक्शन में हो, तो उसके साथ हम लोग एक कॉस थीटा ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट दिखाने के लिए कि उसका जो इफेक्ट होगा वो बस उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा और जब उसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा तो उस तरफ का इंक्लाइनेशन को हम लोग कॉस थीटा बोल देंगे। तो कॉस थीटा जैसे ही आएगा, फिर से देखिए इस चीज़ को मैं मिटा रहा हूँ और अभी जनरलाइज फॉर्म में करते हैं, ये तो एग्जाम्पल था। अभी हम लोग जनरलाइज वे में इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है इस तरह से, और इधर कोई वेक्टर है बी, वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस तरफ का नेट इफेक्ट जो भी होगा क्या होगा, तो एक तो वेक्टर बी आएगा और इस तरफ का क्या होगा, एक चीज़ और, जो कि थीटा अगर ये है तो इस ए का ही इधर वाला कंपोनेंट, ऊपर वाला नहीं, ये जो बढ़ जाएगा दोनों हिस्सा में, इधर हो जाएगा ए साइन थीटा, इधर हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो हम लोग ए साइन थीटा को इग्नोर कर देंगे और ए कॉस थीटा को ले लेंगे, मतलब बी और ए कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। जब ए बी कॉस थीटा होगा तो ये भी एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है, और इस मल्टीप्लिकेशन में जो वैल्यूज़ आ रहा है वो एक स्केलर क्वांटिटीज़ आ रहा है, वो देखा गया है। क्योंकि ए ले रहे हैं इस तरफ का मैग्नीट्यूड, मतलब सॉरी बी ले रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे थे, और ए कॉस थीटा में ए इसका मैग्नीट्यूड है और कॉस थीटा एक एंगल है जो कि इसका सिर्फ वैल्यू स्केलर होता है। इसको इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, इस एक तरह का मल्टीप्लिकेशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है। कैसा मल्टीप्लिकेशन? जिसमें बस इस तरफ वाला एंगल हम लोग को लेना होता है। तो इस वेक्टर को हम लोग बोल दिए स्केलर प्रोडक्ट है। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोल दिए? क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी दे रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद, और इसका एक नाम हमको कुछ चीज़ से शो करना पड़ेगा ना। इस तरह से शो करेंगे तो ये भी इंटू वो भी इंटू, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी इंटू, तो इसका एक अलग साइन दिया गया, उसको हम लोग डॉट बोल दिए और उसको क्रॉस बोल दिए। ठीक है, ऐसे इसका नाम जनरलाइज नाम पड़ गया। तो क्यों ले रहे हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग देखें कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट जब कर रहे हैं तो उस तरफ का फोर्स देना पड़ रहा है जिधर फोर्स का डायरेक्शन अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो जिसको रिजॉल्व करके हम लोग निकाले तो कॉस थीटा वाला पार्ट आया, तो उसको हम लोग जनरलाइज कर दिए कुछ इस तरह से। तो ये रीज़न है ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा होने का। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत फील आया होगा आप लोगों को कि क्यों होता है ऐसा ए डॉट बी, वाई ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।